आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल स्पीकर से रिलेटेड देखेंगे कि स्पीकर का कॉन्सेप्ट कहाँ से इमर्ज होकर आया, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है और कैसे 10th शेड्यूल का इमरजेंस हुआ और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैसे रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देखेंगे। दूसरा फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल आया है वो रिपब्लिक डे के बारे में। देखो क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब नया प्लान बना दिया है। मैंने देखो उस दिन पहले आपको बताया था कि टेबल्यू क्या होता है, वेस्ट बंगाल का पिछली बार रिजेक्ट कर दिया गया था। इस बार जो था दिल्ली का टेबल्यू और एक शायद वेस्ट बंगाल का टेबल्यू रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसको नहीं, सॉरी, पंजाब का। तो उसको क्या है, संज्ञान में लेते हुए अपोजिशन पार्टी ने कहा था कि इसकी कमेटी में सब गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, तो कोई भी टेबल्यू ये रिपब्लिक डे में दिखाना चाहते हैं दिखाते हैं, जिसे नहीं चाहते हैं उसे नहीं दिखाते हैं। ये टेबल्यू हिंदी में झांकी कहते हैं। अक्सर हम 26 जनवरी के दिन बैठ के जो परेड देखते हैं उसके बाद झांकियाँ दिखाई जाती हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट को दिखाया जाता है, कल्चरल प्रोग्रेस को दिखाया जाता है, इंडिजीनियस नॉलेज को दिखाया जाता है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या कर दिया है, यूटी एंड स्टेट गेट टू शोकेस देयर टेबल्यू वंस इन 3 ईयर। मतलब आप एक साल में 3 बार दिखाई सकते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इससे वास्तव में लोगों के अंदर खुशी होगी और वो वास्तव में ये कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म बनाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर चीज़ें आती हैं और कैसे टेबल्यू दिखाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। झांकी क्या होती है, ये चीज़ बेसिक नॉलेज है जो हम डे टू डे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। दूसरा आर्टिकल, सिंदेश फैक्शन इज़ रियल सेना। मतलब जो डिफेक्शन का केस चल रहा था उसमें स्पीकर ने सिंदेश के सपोर्ट में, जो सीएम है महाराष्ट्र के शिंदे, एकनाथ शिंदे जी, उनके सपोर्ट में ऑर्डर दे दिया है। और अब जो 30 एमएलए जो डिस्क्वालीफाई होने थे वो मना कर दिया है। तो हम स्पीकर की पावर देखेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे और किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट इसे अप्लाई करती है। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज का हमारे पीएम से रिलेटेड है। देखो 10th गुजरात वाइब्रेंट समिट चल रहा है। 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट चल रहा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया एक एज ए पिलर ऑफ स्टेबिलिटी की तरह देखा जा रहा है। ये आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मगर आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारे मोदी जी के द्वारा वर्ड यूज़ किए गए। देखो इंडिया को एज ए होप की तरह देखा जा रहा है। जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसमें इंडिया को एज अ पिलर देखा जा रहा है, सर्टेनिटी का मतलब स्टेबिलिटी का। इंडिया को एज अ इमर्जिंग इकॉनमी देखा जा रहा है, डेवलप्ड इकॉनमी देखा जा रहा है। ये सब वर्ड जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यूज़ किए। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और एक आर्टिकल हम देखेंगे जिसे टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अक्सर मून से रिलेटेड टाइडल लॉकिंग आता रहता है, तो मैं आपको टाइडल लॉकिंग के बारे में बताऊंगा। तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं स्पीकर से रिलेटेड। देखो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर है या लोकसभा है, उसमें क्या होता है, स्पीकर होता है। और स्टेट, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, वहाँ स्पीकर होता है जिसे विधानसभा बोलते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जिसे विधान परिषद बोलते हैं, उसमें चेयरमैन होता है। तो ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब चूज करना ही होता है। आर्टिकल 178 के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं कि मस्ट अपॉइंट वन ऑफ इट्स मेंबर एज अ स्पीकर। ठीक है, मतलब स्पीकर की तरह किसी भी मेंबर को विधानसभा में एज अ स्पीकर अपॉइंट करना ही होता है। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजन जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एट स्टेट लेवल। मतलब स्टेट लेवल पे क्या होता है, ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं। पहली चीज देख लेते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या है। देखो ये हेड करता है लेजिस्लेटिव पार्ट को। आप जानते ही हैं स्टेट के अंदर विधानसभा होती है, ठीक है, इसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक विधान परिषद होती है जो केवल हमारे इंडिया में 6 स्टेट में है। आपको उन कमेंट बॉक्स में उन 6 स्टेट का नाम बताना है जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसे विधान परिषद बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होता है, क्या कहते हैं, हेड और चार्ज इन एवरी लेजिस्लेटिव पार्ट। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके एवरी पार्ट में स्पीकर अपॉइंट किया जाएगा और डिप्टी स्पीकर
सेम काम करेगा, सेम एज ए स्पीकर की तरह वर्क करेगा जब स्पीकर अब्सेंट होगा। देखो डिप्टी स्पीकर की जो पावर होती है वो स्पीकर से कम नहीं होती। कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि डिप्टी स्पीकर की पावर इक्वल नहीं होती है स्पीकर से, तो गलत हो जाएगी। जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मैटर आएगा तो डिप्टी स्पीकर की पावर स्पीकर के बराबर होगी। आगे क्या बात बताई गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 178 में कहा गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मस्ट भी होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्या होता है, कहीं भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकसभा हो, वहाँ पर स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, डिप्टी स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद एक चेयरमैन का जो है मतलब एक चेयरमैन का काउंसिल बनाई जाती है, मतलब 10-15 लोग चूज कर लिए जाते हैं। अगर ये अब्सेंट हुए और डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंट हुए तो उस 10 में से एक बंदा जो है प्रिसाइड करता है कुछ समय के लिए। अगर इनकी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की पोस्ट वैकेंट हुई, देखो रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की पोस्ट वैकेंट हुई तो उस केस में कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि चूज करना जरूरी होगा न्यू स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, अगर वैकेंट हुई, वैकेंट का मतलब खाली सीट पड़ी, तो उस केस में ये 10 में से कोई नहीं बैठ सकता, आपको चूज करना ही पड़ेगा। अगर ये खाली नहीं है तो क्या होता है, ये मान लो किसी काम से गए हैं, स्पीकर किसी अपने एरिया के दौरे पर गए हैं तो मौजूद नहीं है, मे बी कोई रीज़न है, तो इस वजह से क्या होता है उस जगह पर कोई इस काउंसिल में से बैठ सकता है। जो ये 10 मेंबर की काउंसिल बनाई जाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अब क्या प्रोसेस क्या है कि रिजिग्नेशन कैसे देगा स्पीकर, उसकी सीट वैकेंट कैसे होगी। आर्टिकल 179 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड प्रोविज़न है कि कैसे वो वेकेट करेगा अपनी सीट को, मतलब कैसे छोड़ेगा। देखो पहला ए प्रोविज़न क्या है, शैल वेकेट इज ऑफिस इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ अ असेंबली। अगर वो अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है, मान लो ये हमारा यूपी है और यूपी से रामू जो है हरिद्वार नहीं, ये तुम्हारा लखनऊ से एमएलए बने हुए हैं। अब यूपी में लखनऊ से एमएलए बने हुए हैं रामू। अब रामू को क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने स्पीकर बना दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसका स्पीकर बनता है, और जो मेजॉरिटी में होती है ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो क्या होता है उस केस में, क्या होता है कि रामू अगर अपनी सीट छोड़ देते हैं, इन्होंने लखनऊ की सीट छोड़ दी, तो उनकी स्पीकर की भी सीट जाती रहेगी। ये जो क्लाउज ए कह रहा है वो यही बात कह रहा है कि आप अपनी, जब तक स्पीकर हैं तो आप अपनी सीट नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, जो स्पीकर होता है वो रिजाइन देता है डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो रिजिग्नेशन देता है स्पीकर को। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर को नहीं देता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, शायद आप इसकी इंपॉर्टेंस जानते हो, यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्लॉज क्या दिया गया, क्लॉज सी में दिया गया है कि उनको रिमूव किया जा सकता है। देखो रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन लाकर, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, मतलब जितने उतने मेंबर हैं। देखो ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी की, मान लो इसमें 273 मेंबर हैं, ठीक है, मगर प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट हैं 250। ये एज्यूम की है सिचुएशन, इतने मेंबर हैं नहीं यूपी में। अब 250 मेंबर प्रेजेंट, अब क्या लिखा है इसमें, द देन मेंबर, मतलब जितने मेंबर हैं उसकी मेजॉरिटी। अब 250 की मेजॉरिटी कितनी होगी, 175 समथिंग। ठीक है, 175 नहीं हो, 125 समथिंग, मतलब 126 मेजॉरिटी होगी। तो उस टाइम जितने लोग हैं अगर वो रिजोल्यूशन ला देते हैं तो उस केस में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। आगे इन्होंने क्या कहा गया कि पार्ट सी तभी अप्लाई होगा जब आप उन्हें 40 डे का नोटिस देंगे, मतलब आपको उन्हें रिमूव करने से पहले 14 दिन पहले बताना पड़ेगा स्पीकर डिप्टी स्पीकर को कि हम आपको रिमूव कर रहे हैं और आपके लिए रिजोल्यूशन ला रहे हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसकी मेजॉरिटी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सब बहुत बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको कोई लेक्चर वाला नहीं पढ़ाएगा, कोई भी करंट अफेयर आपको ये नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो अगले पॉइंट क्या बताया गया, असेंबली अगर असेंबली
डिसॉल्व हो जाती है। अगर मान लो असेंबली डिसॉल्व हो गई, मान लो 5 साल का उसका टेन्योर पूरा हो गया, यूपी के 5 साल का टेन्योर, अब स्पीकर अपनी सीट नहीं छोड़ता। आप याद रखना, ये बहुत यूपीएससी के क्वेश्चन किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे कि क्या स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसॉल्व होते ही क्या डिसॉल्व हो जाता, मतलब स्पीकर का पद खत्म हो जाता है? नहीं, वो शैल नॉट वेकेट, वो अपनी पोस्ट वेकेट नहीं करता है जब तक कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली ना हो न्यू सेशन की। जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी और प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देगा, उसके बाद कहीं स्पीकर अपनी पद छोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं सच बोल रहा हूं, आप प्लीज नोट कर लेना। नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन कुछ भी जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या अपने चैनल पर डाल दूंगा। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, अब देख लेते हैं 10th शेड्यूल में एमएलए और एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता था 1967 के करीब, 1960s के करीब आयाराम गयाराम की राजनीति थी। मतलब क्या होता था, अगर ये पार्टी जीत गई सेंटर में तो दूसरी पार्टी हार गई तो इसके मेंबर इसमें जाकर शामिल हो जाते थे, क्योंकि ईडी की रेड ना पड़ जाए, सीबीआई की जांच ना पड़ जाए, जो करप्ट पैसा है वो हमारे पास रहे। अब इस आयाराम गयाराम की राजनीति को खत्म करने के लिए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इस अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल को ऐड किया गया और इस 10th शेड्यूल का नाम रखा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों रखा गया? जो लोग आयाराम गयाराम की राजनीति कर रहे थे उसको खत्म करने के लिए इसका नाम दिया गया द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन। आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, आए दिन आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसके आधार पर आपको चूज किया है किसी पब्लिक ने, सिटीजन्स ने, आप उसका आधार ही छोड़कर जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता था, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता था। ठीक है, अब इस केस में कैसे लगता था ये सब देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इट, ए मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ, मतलब अगर कोई मेंबर कोई अदर पार्टी ज्वाइन करता है, अब ये हम रामू का ही केस लेंगे, अपने प्यारे रामू का केस लेंगे, ये रामू जी हैं, अब इनकी पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, अब बी जीत गई। अब रामू ने क्या किया, ए से जीत तो गए हैं मगर पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी है, सेंटर या स्टेट जो भी मान लो। अब इन्होंने क्या किया, अगर इनकी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी, इन्होंने सोचा मेरे ऊपर रेड पड़ जाएगी या मेरे ऊपर करप्शन के चार्जेस लग जाएंगे, ये बी पार्टी में चले गए। अब ये क्या होगा, इन्होंने वॉलेंट्री गिव अप कर दी। देखो इन्होंने वॉलेंट्री गिव अप कर दी, तो इस केस में क्या होगा, इनकी मेंबरशिप जाती रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट, सही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। अब क्या किया इन्होंने, पार्टी की ए पार्टी ने इन्हें डायरेक्शन दी कि ये बिल आने वाला है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, आप इस बिल पर वोट मत करना। अब रामू ने क्या किया, इस बिल पर वोट कर दिया। कहा गया था इस पर वोट नहीं करना है, एब्सटेन करना है, मगर इन्होंने वोट कर दिया। इस केस में भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मगर अगर रामू जी अगर 15 दिन पहले पार्टी से पूछ लेते हैं कि आप जो है, मैं जो है वोट करने जा रहा हूं इस बिल के फेवर में, अनफेवर में, मगर मैं एब्सटेन नहीं करूंगा, तो पार्टी ने कह दिया ठीक है आप वोट कीजिए, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो इस केस में डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नहीं समझ में आए होंगे तो आप नो लिखना, मैं जरूर समझाऊंगा। एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिकल पार्टी, अब फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रामू की पार्टी है ए, ठीक है, ये जो है बी पार्टी है श्यामू की। अब रामू की पार्टी हार चुकी है, मगर क्या हुआ, हारी हुई पार्टी ने क्या किया, बी में जाकर मिल गई और इसके 2/3 मेंबर जाकर मिल गए। ठीक है, 2/3 मेंबर कितने हो गए, 65 मेंबर। अगर 100 हैं तो 65 मेंबर हो गए। ठीक है, तो 65 मेंबर जाकर बी में मिल गए। इस केस में जो पॉलिटिकल ग्राउंड है डिफेक्शन का वो लागू नहीं होगा और कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जो 1/3 रह गए ए में वो नहीं डिस्क्वालीफाई होंगे, जो 2/3 बी में चले गए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। देखो ये जो 2/3 का प्रोविजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, ये पहले 1/3 होता था
कितना होता था पहले 1/3। अगर आप 1/3 मतलब 33% लोग दूसरी पार्टी में चले गए तो डिस्क्वालीफाई नहीं लगता था। मगर क्या हुआ, गवर्नमेंट 2002 के करीब समथिंग 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई। इस 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, ये 1/3 प्रोविजन को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। अब आप अगर डिफेक्शन लॉ अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते हैं, कोई पार्टी अपने ऊपर डिफेक्शन लॉ नहीं लगवाना चाहती है, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी से जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या की गई है इसमें, देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात की गई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर भाई बहुत ईमानदार है, डिग्निटी है और इम्पार्शियलिटी है। उन्होंने क्या किया, जैसे ही स्पीकर बने उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है, जो जहां से वो एमएलए थे, हमने देखा था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहने के लिए एमपी और एमएलए होना बहुत जरूरी है। मगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इतने ईमानदार हैं, वो हैं तो पार्टी के, मगर उन्होंने अपनी जो एमएलए पद है वो सीज कर दिया मतलब वो सीट जो है वैकेंट छोड़ दी है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए हैं। मगर जैसे ही स्पीकर का पद उनके समाप्त होता है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, मतलब सॉरी, एंटी डिफेक्शन लॉ तो एमपी एमएलए के लिए होता है। इस केस में स्पीकर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना मतलब स्पीकर का पद छोड़े। देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि एमपी एमएलए अगर सीज कर देते हैं अपनी एमएलए शिप, तो उस केस में क्या होगा कि आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और आपकी जो स्पीकर पद है वो आपका जाता रहेगा। मगर अगर आपकी डिग्निटी और इम्पार्शियलिटी का एक एक्सेप्शन है तो आप जो है वो छोड़ सकते हैं, मगर उसके अलावा आप कोई पद ज्वाइन नहीं कर सकते, केवल स्पीकर बने रहेंगे। ये सिचुएशन कभी इंडिया में होती नहीं है, ठीक है। मगर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। अब पावर ऑफ स्पीकर विद रिगार्ड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड स्पीकर के पास पावर क्या है? देखो फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन पावर जो होती है वो डिसाइड स्पीकर के द्वारा किया जाता है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, उसमें फाइनल डिसीजन स्पीकर के द्वारा ही दिया जाता है और इस फाइनल डिसीजन का कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बेसिक नॉलेज है, क्या होता है, मान लो ये ए गवर्नमेंट है और ये बी गवर्नमेंट है। अब ये बी गवर्नमेंट यूपी से जीत गई, ठीक है। अब ए गवर्नमेंट के 5-10 मेंबर बी में शामिल हो गए और इनका एमएलए का पद बरकरार है। इस केस में स्पीकर क्या करता है, स्पीकर क्या करेगा कि इन एमपी एमएलए पर कोई भी वर्डिक्ट नहीं देगा कि डिस्क्वालिफिकेशन इन पर लगना चाहिए। लॉ कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि आप 2/3 मेजोरिटी से नहीं आए, आपके 5-10 मेंबर गए, 2-3 मेंबर गए, तो आप कैसे अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुए? क्योंकि इसमें क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है वर्डिक्ट सुनाने की। यही चीज निकल कर आती है इस केस में। कई बार ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथों से कहना पड़ा है कि भाई ये एंटी डिफेक्शन लॉ लग रहा है इन पर, आप इन्हें क्यों नहीं रिमूव करते। तो उसके बाद कई सालों के बाद उन्हें रिमूव किया जाता है। किहोतो होलोहन केस बहुत याद रखना, आप 1993 में आया। किहोतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्पीकर डिसीजन ले रहा है वो फाइनल जरूर है, मगर वो बिल्कुल फाइनल नहीं हो सकता। क्या पता वो मलाफाइड हो, वो गलत तरीके से लिया गया हो। आप देखो स्पीकर ने इस केस में तो कोई डिसीजन ही नहीं लिया। भाई ए पार्टी से मेंबर जो थे वो बी पार्टी को ज्वाइन कर लिए और एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर लग गया क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से नहीं आए, तो आप क्यों नहीं इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाते हैं? तो इसलिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कहा कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल जरूर है, मगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में है, वो लोकसभा में है, वो किस में नहीं है, वो हमारे इस केस में नहीं हो सकता। किस केस में? कि आप जो है मलाफाइड ग्राउंड हो, आपने जो है सोच के बैठे हैं हम इस पे जो एमएलए एमपीज आएंगे हम उनको रिमूव करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका में भी उठाया और जगह भी उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा से बना दिया सेम, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं लेजिस्लेटर से रिलेटेड। आज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। टाइम जरूर ले रहा हूं मैं, मगर दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के बारे में देखते हैं। ये क्या करता है, इसमें आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में क्या है, देखो बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एमपी से रिलेटेड कि 102 आर्टिकल के तहत एमपी को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और आर्टिकल 191 के तहत एमएलए को कैसे डिस्क्वालीफाई किया
जाएगा। आर्टिकल 102 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, ये पार्लियामेंट को पावर है, याद रखना। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देती है कभी कभी यूपीएससी। तो ये आर्टिकल 102 के तहत पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो एक लेजिस्लेशन बना सकते हैं ताकि जो कंडीशन है एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो गवर्न की जा सके। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इसी आर्टिकल से आया। आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट किस आर्टिकल से अपनी पावर डिफाइन करता है। आर्टिकल 102 से करता है, क्योंकि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन अलग हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन है वो अलग हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन क्या हैं, तो क्या है, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखते हैं, मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट ज्वाइन किए, केवल आपने प्रॉफिट के लिए, आपकी कंपनी को प्रॉफिट पहुंच जाए, आप एमपी एमएलए बने, तो आप अपनी कंपनी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के थ्रू पहुंचा रहे हैं। बीइंग ए अनसाउंड माइंड, आप अनसाउंड माइंड है, मतलब आपकी प्रॉब्लम है माइंड में, ठीक है। अनपेड अनसॉल्वेंट, आप दिवालिया घोषित हो गए हैं, आप इंडियन सिटीजन नहीं है और आपने दूसरी कंट्री की सिटीजन एक्वायर की है। ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है। अगर आपसे पूछता है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड दिए गए, तो इनको छोड़कर अदर ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आएंगे जिसमें एमपी डिस्क्वालीफाई होते हैं। मगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के ग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। पहले मैंने बता दिया प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन, दूसरा मैंने बता दिया बीइंग अनसाउंड माइंड, अनपेड इंसॉल्वेंट और नॉट बीइंग अ सिटीजन, ठीक है, अपना आप सिटीजन नहीं है और आपने सिटीजन दूसरी कंट्री की एक्वायर की। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। देखो दोबारा से वही चीज़ बताई गई कि 10th शेड्यूल में एमपी और एमएलए कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं। नोट में बताया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन की पावर 10th शेड्यूल में स्पीकर के पास जरूर लास्ट है, मगर क्या इस केस में स्पीकर का डिसीजन जो है सब्जेक्ट किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, एनी कोर्ट लिखा है, ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं टाइडल लॉकिंग के बारे में। देखो ये टाइडल लॉकिंग की पोजीशन दिखाई गई है। आप टाइडल लॉकिंग के केस में एक चीज़ याद रखिए, इस केस में क्या होता है, अब ये पढ़िए, ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल पीरियड मैचेस इट्स रोटेशन पीरियड। क्या होता है ऑर्बिट, क्या होता है, देखो ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है, ये आपका ऑर्बिटल पीरियड है कि जो अर्थ के अगल बगल ये मून चक्कर लगाता है, इसे ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं। और अपनी धुरी पर ही जो चक्कर लगाता है उसे रोटेशन पीरियड कहते हैं। तो टाइडल लॉकिंग केस में क्या होता है, जब ऑर्बिटल पीरियड 28 दिन, ठीक है, और जब रोटेशन पीरियड अपने ही अक्ष पर रोटेशन कर रहा है 28 दिन, तो दोनों सेम हो जाता है, उसको टाइडल लॉकिंग कहते हैं। देखो मून का ऑर्बिटल पीरियड अर्थ पर 28 दिन है और उसका रोटेशन पीरियड 28 दिन है। इससे क्या होता है, हमेशा मून की एक ही सरफेस दिखेगी, दैट इज कॉल्ड टाइडल लॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए टाइडल लॉकिंग क्या होती है। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ते हैं, आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिक, मगर ये एक्सप्लेन पेज पर इंडियन एक्सप्रेस के आया हुआ था कि कैसे टाइडल लॉकिंग वर्क करती है, चाइना ने जो मिशन लॉन्च किया है उसमें क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह के आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इतनी चीज़ अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताइए, और अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें @WASI H34 पर बताइए, हम ज़रूर आपकी चीज़ों का संज्ञान लेंगे। थैंक यू वेरी मच।